तो C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो दोनों को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम कहते किसको? तो बहुत लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रोग्राम का मतलब होता है प्लानिंग करना। जैसे आप कुछ काम को कर रहे हो तो उसको आप प्लानिंग कैसे करते हो। अच्छा प्रोग्रामर वही बन सकता है जो जिसको कुछ अगर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है कि आपको ये लॉजिक डेवलप करना है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके बारे में जो स्टूडेंट सोच पाता है, जो प्लानिंग कर पाता है, वही अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। जो प्लानिंग करने नहीं आता है जो स्टूडेंट को, वो कभी प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकता है। ठीक है, तो देखो C और C++ जो है ये मेनली आपका लॉजिक इनबिल्ड करता है कि आप लॉजिक को कैसे डेवलप करते हो अपने अंदर। बाकी कंपनी में तो काम दूसरे कॉन्सेप्ट पे होता है। आपका ये बेसिक अच्छा रहेगा तो फिर आप अच्छे से कंपनी में काम कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अगर सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैथ्स वाले सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता ही नहीं, तो सर चाहे जितने अच्छे से पढ़ाते, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा और उसको क्लास समझ में नहीं आएगा। तो C और C++ जो है ना, ये आपका लॉजिक इनबिल्ड करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है लैंग्वेज का। बाकी आप जब एडवांस लैंग्वेज पढ़ोगे तो फिर आप सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करोगे। समझ में आया? तो हम लोग को सबसे पहले लॉजिक सीखना है। C++ अगर आप सीख लेते हो और भी ज्यादा आपको लॉजिक इनबिल्ड करना है तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप लॉजिक को इनबिल्ड कर सकते हो। वो लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली एक लैंग्वेज नहीं है, उसको लैंग्वेज के साथ हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो एक टेक्निक है। डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है मेमोरी ऑर्गेनाइज करने का, कि आप डेटा को रखने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ये काम करता है डेटा स्ट्रक्चर। C++ जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम क्या आपको बता रहे थे कि प्रोग्राम किसको कहते हैं। तो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है, ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन प्रोग्राम का मतलब ये बताए कि जो स्टूडेंट को प्लानिंग करने आता है, जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा, क्वेश्चन को समझेगा, उसके बारे में प्लानिंग करेगा, उसी को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाना पड़ता है एक साथ, तब सॉफ्टवेयर बनता है। उसको हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया होगा, कैलकुलेटर में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी मोर ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म होते हैं, बहुत सारा ऑपरेशन होता है। लेकिन बताओ कैलकुलेटर बनाने के लिए जितना भी ऑपरेशन उसमें हो रहा है, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा गया है, और जब सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला दिया गया है तब वो फाइनली सॉफ्टवेयर बना है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैलकुलेटर। समझ में आया? तो बताओ हम लोग क्या करता है कैलकुलेटर, हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सारा काम हो रहा है तो नंबर डाल दिए, वो ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, सारा काम कर दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। समझ में आया? वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आप उसमें क्या परफॉर्म करना चाहते हो। समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर आ गया समझ में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए सिर्फ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? ठीक है, प्रोग्राम आ गया समझ में, सॉफ्टवेयर आ गया समझ में। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर हम लोग डिजाइन क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं। वो तो इतना सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सब एक जैसा काम करता है कि हर सॉफ्टवेयर का काम अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है, सारा सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप से काम करता है। तो अलग अलग टाइप से काम करता है, इसका मतलब ये है कि सब में लॉजिक अलग अलग होता होगा। मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। अगर एक खास तरह के काम को आप करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें व्हाइट वाला है ना, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग किसको कहते हैं, ये हम लोगों को समझना है। लैंग्वेज का मतलब समझते हो आप लोग? लैंग्वेज मीन्स भाषा होता है, ये सबको पता है। हम लोग हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो ये लैंग्वेज क्यों सीखेंगे हम लोग? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प कहाँ पे करेगा हम लोग को, ये क्या काम आएगा लैंग्वेज? तो देखो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये दो लोगों को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग को एक दूसरे से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश यूज करके बातचीत कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश ही नहीं, उर्दू, बंगाली, किसी भी तरह का लैंग्वेज हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन बताओ जितना भी लैंग्वेज होता है, सब लैंग्वेज का ग्रामर होता है या नहीं होता है? अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए स्पेशली आपको ग्रामर आना चाहिए, तभी आप लैंग्वेज को सीख पाओगे। और हर एक लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का एक सिंपल सिंटैक्स होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। उस पे हम लोग वर्ड्स को सेट करते जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनते जाता है और उससे हमारा लैंग्वेज रेडी हो जाता है, ये होता है। उसी तरह का ये भी लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी इंग्लिश का ग्रामर होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ग्रामर होता है। इसमें भी सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन हिंदी और इंग्लिश यूज किया जाता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो यूज किया जाता है कंप्यूटर और यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आया? अगर आप कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हम लोग को हेल्प करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम हम लोग लिखते क्यों हैं? प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आप किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। हम लोग सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which is used to write the program with communicate with the computer। हम लोग अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। समझ में आ गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर ये लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब मेनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो दो होता है, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। बहुत लोग बोलते हैं कि असेंबली लैंग्वेज भी होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर ही रखा गया है। समझ में आया? तो मेनली दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, और सेकेंड वन इज, इसको शॉर्ट में LLL बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम लोग शॉर्ट में HLL बोलते हैं, HLL ये बोला जाता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको हम लोग लो लेवल बोलते हैं और किसको हाई लेवल बोलते हैं, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि लो लेवल मीन्स होता है इजी लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग के लिए जो इजी लैंग्वेज है वो है हमारा हिंदी। हिंदी हम लोग इजीली समझ जाते हैं। हम लोग को हिंदी इतने अच्छे से समझ में आता है ना कि जो अगर तुमको कोई किसी को गाली देना है तो उसको पावर नहीं तेरे सामने गाली दे रही, तो वो दूसरे को लगा के भी बोलेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। इतना स्ट्रांग होता है हम लोग का लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। तो हिंदी हम लोग के लिए लो लेवल लैंग्वेज है। उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी कोई लैंग्वेज होगा जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता हो, और जो लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है उसको हम लोग कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप लोग को पता है कि कंप्यूटर किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। मीन्स हमारा कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है। समझ में आया? अगर आप कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो और 0-1 यूज करके लिख रहे हो तो वो कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर उस लैंग्वेज को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकता है। उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट मीन्स हो गया रन करवाना,
उसको रन करवाने के लिए किसी अदर लैंग्वेज का हेल्प लेना नहीं पड़ता है, उसको डायरेक्टली रन करवा लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग के लिए हिंदी है, हिंदी हम लोग डायरेक्ट रन करवाते हैं क्योंकि वो हम लोग के लिए मदर लैंग्वेज है। तो हिंदी जैसे भी बोले कि हिंदी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं, ऐसा तो नहीं है, हिंदी को हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। लेकिन अगर कोई 4 लाइन का इंग्लिश बोल दे तो हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो अगर आप किसी लैंग्वेज को किसी दूसरे भाषा में चेंज करके समझते हो तो वो आपके लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, समझ में आया। और अगर आप लैंग्वेज को डायरेक्ट समझ लेते हो तो आपके लिए लो लेवल लैंग्वेज है। सेम कंप्यूटर में वही काम होता है। कंप्यूटर जो भाषा को डायरेक्ट समझता है वो कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर उसको जो भाषा को चेंज करके समझता है वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, समझ में आया। तो लो लेवल लैंग्वेज में आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे, ठीक है, वो 0-1 में मींस बाइनरी कोड यूज करके लिखोगे, वो आपके लिए लो लेवल लैंग्वेज है। इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग का मशीन जो है वो इसी लैंग्वेज को समझता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग नोट करोगे, क्या ये लिख लोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन कर लोगे, याद हो गया सबको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। क्यों लिखते हैं हम लोग प्रोग्राम को? टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? 2 टाइप का लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन बाइनरी कोड। इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है? बाइनरी कोड में लिखा जाता है, यूजिंग 0 and 1। समझ में आ गया? दिस लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकता है, समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। याद हो गया ना? ठीक है, बाकी नोट कर लेना, ये जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, सी में ही पढ़ना था, लेकिन हम ऐसा ही ओवरव्यू दे दे रहे हैं आप लोगों को कि समझ में आ जाए। समझ में आ गया? हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन किस में लिखा जाएगा? इंग्लिश में लिखा जाता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे जब आप कोडिंग पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा कीवर्ड्स आएगा। कीवर्ड मींस रिजर्व्ड वर्ड जो आएगा वो बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में लिखा जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी और भाषा में नहीं पढ़ा जा सकता है इंग्लिश के अलावा। ठीक है, तो ये जो है ना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक बना है वो सब का सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन किस में लिखा जाता है? इंग्लिश में। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना कि इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन इंग्लिश। इसमें किस में लिखा जाएगा? इंग्लिश में लिखा जाएगा। लाइक कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जितने भी होते हैं वो सब इंग्लिश में लिखे जाते हैं। ये पॉइंट आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब आप लोग ये बताओ कि इसमें क्या, अगर हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या कंप्यूटर इस भाषा को डायरेक्ट समझ सकता है? डायरेक्ट समझ सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि समझ नहीं सकता है, समझ सकता है, लेकिन डायरेक्ट समझ नहीं सकता है। उसको समझाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। मींस जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे उसको चेंज करना पड़ेगा, बाइनरी कोड में चेंज करना पड़ेगा, मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा कंप्यूटर समझेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। उसको डायरेक्टली नहीं समझता है, समझता है लेकिन डायरेक्टली नहीं समझता है। बाइनरी मींस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है। तो बताओ, कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी का तो यूज होता होगा, तभी तो। ऐसी तो नहीं है कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, हम लोग टाइप किए और कन्वर्जन हो गया, ऐसा तो सिस्टम नहीं था। ऐसा था क्या? नहीं ना। तो उसमें 3 ट्रांसलेटर इन्वॉल्व होता है चेंज करने के लिए। एक आपका होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जिसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं, और इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हो ना? जो कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बिना समझ लो कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक डब्बा है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करवाता है। उसमें क्या क्या आता है?
तो उसमें आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ओएस बोलते हैं, और एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर को बोला जाता है, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज। ट्रांसलेटर में आपका आ जाता है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। समझ में आ रहा है? असेंबलर का काम क्या है? नाम सुने हो असेंबलर का आप लोग? क्या काम है असेंबलर का? असेंबलर करता क्या है? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये बताओ, असेंबलर है क्या? व्हाट इज असेंबलर? यूज नहीं पूछ रहे, असेंबलर है क्या? तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो सब इनबिल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? तो असेंबलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं सिंबल्स को, ठीक है? जितने भी सिंबल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सबको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग का एक होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर का भी काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब आप लोग बताओ, दोनों तो एक ही काम कर रहा है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों है क्यों? अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो एक ही से काम हो जाना चाहिए। अगर दोनों उसमें यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी दोनों यूज हो रहा है। तो क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हो इस क्लास में इंटरप्रेटर और कंपाइलर में? बोलो। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा, कंपाइलर एक ही बार में क्या चेंज करता है? एक ही बार में? अब बोलोगे कंपाइलर एक ही बार में चेंज करता है तो उसका नाम होगा ना। अब ऐसा नहीं है कि लड़की को लड़का बना देता है, लड़का को लड़की बना देता है। एक ही बार में बोला तो बहुत कुछ हो गया इसमें। अच्छा, मीन्स होल प्रोग्राम को एट ए टाइम चेंज करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेंजिंग करता है। यही ना डिफरेंस है, ठीक है? तो आप लोग का होमवर्क है, ठीक? इतना आप लोग डिफाइन करके आओगे। पहला डिफाइन करना है व्हाट इज प्रोग्राम। ये बेसिक है इसलिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम लिख लो, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको डिफाइन करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपको डिफाइन करना है लैंग्वेज प्रोसेसर। कर लोगे आप लोग? अब आ जाए C++ पे, ठीक है? इसमें आप समझोगे, यहां से क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है। इसमें आप देखोगे, अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं C++। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत स्टूडेंट को C++ का इंट्रो समझ में नहीं आता है कि C++ का इंट्रो क्या होता है, इसको डेवलप कौन किए थे, ठीक है? ये किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये समझना है। देखो, C++ में जब आप कोडिंग करोगे, जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो आप लो लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, 0-1 में नहीं लिखोगे। वो जो भी उसका कोड लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो आप लोग बताओ, अगर C++ कोड इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो ये हाई लेवल हुआ या लो लेवल हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए तो C++ को हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, लो लेवल क्यों नहीं बोला जाता है? हाई लेवल क्यों बोला जाता है C++? क्योंकि C++ इंग्लिश में लिखा जाता है, इसीलिए C++ को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि C++ जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में HLL बोलते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आ गया समझ में? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है।
और बताइए, केस सेंसिटिव समझते हो आप लोग? केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, स्मॉल और कैपिटल का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं, तो अगर आप पासवर्ड कैपिटल लेटर में सेट किए हो तो देखना उसमें स्मॉल डालो तो इनकरेक्ट पासवर्ड मैसेज आता है, ऐसा आता है कि पासवर्ड भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव होता है। उसी तरह से सी प्लस प्लस होता है। सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में कैपिटल लेटर का मतलब अलग होता है और स्मॉल लेटर का मतलब अलग होता है। समझ में आया? तो सी प्लस प्लस को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ये बोला जाता है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम डेफिनेशन इसका लिखवा देंगे, अभी पॉइंट बता रहे, पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है? पॉइंट समझ लोगे और बाकी हम सब लिखवा देंगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट आ गया समझ में? केस सेंसिटिव अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा तो आप आंसर कर दोगे। सी प्लस प्लस को केस सेंसिटिव क्यों बोलते हैं, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, केस सी प्लस प्लस को कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। कंपाइलर बेस्ड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कोड को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर करता है, इसीलिए इसको कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि ये लैंग्वेज पूरा पूरी डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। मान लो तुमने कोड लिख दिया, पूरा कोड लिख दिया, कंपाइलर है आपके सिस्टम में, कंपाइलर मान लो कि वो तो बोलेगा, ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं चेंज करेंगे कोड, तो आपका कोड रन करेगा? नहीं रन करेगा। तो इसको कंपाइलर चेंज करता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, इसीलिए इसको कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। इसको कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें आप पॉइंट को समझिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट समझो। सी प्लस प्लस को जो है ना वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। जनरल पर्पस क्यों बोला जाता है? जनरल स्टोर का नाम सुना आप? जनरल स्टोर उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां सब कुछ मिलता है, ठीक है, दाल चावल, ठीक है, आटा, सब चीज मिलेगा, है ना, क्रीम भी मिलेगा, पाउडर भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा, क्योंकि वहां सारा कुछ थोड़ा थोड़ा अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको जनरल स्टोर बोला जाता है। उसी टाइप का सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस यूज करके, बाय यूजिंग सी प्लस प्लस वी कैन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। समझ में आ रहा है? सी प्लस प्लस यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको हम लोग सी प्लस प्लस के थ्रू डिजाइन नहीं कर सकते। हर एक तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो सी प्लस प्लस को इसीलिए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। इसको हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सी प्लस प्लस को फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी बोला जाता है। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे आप अदर लैंग्वेजेस का सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा और उसका भी ड्यूरेशन टाइम होता है, 1 साल 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर परचेज करोगे, जितना दिन का टाइम रहेगा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो सिस्टम में, और फिर जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर फिर से खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है, इसका सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है। इसको यूज करने के लिए किसी भी तरह का पैसा लगाना नहीं पड़ता है, इसके सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? इसीलिए इसको हम लोग फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे आप ये C# पढ़ोगे, PHP पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद पाइथन में पाइचार्म आता है, ये सब पढ़ोगे तो उसका भी
3 मंथ का ट्रायल वर्जन देता है उसका, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब। अब देखो, जैसे एक इंसान होता है ना, और इंसान को 3-4 नामों से जानते हैं। जैसे उसका सर्टिफिकेट पे अलग नाम रहता है, घर वाले उसके हिसाब से अलग नाम रख देते हैं, दोस्त लोग उसके कैरेक्टर के हिसाब से अलग नाम रख देते हैं, लेकिन आदमी तो एक ही है ना। समझ में आ रहा है? उसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे नामों से जानते हैं। अब बहुत लोग बोलता है ना कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। C++ जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक खुद अपने आप में लैंग्वेज है, और प्रोसीजरल भी अपने आप में लैंग्वेज है। तो C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये गलत बोल रहा है। समझ में आया? C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है नहीं, वो खुद में एक लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और प्रोसीजरल भी एक लैंग्वेज है। बस उसको क्या किया जाता है, हर एक लैंग्वेज में सपोर्ट करवाया जाता है। जैसे मान लो कि C++ में आप जो भी कोड लिखोगे, तो C++ में आप दोनों तरीके से कोड लिख सकते हो। एक कोड आप बिना क्लास ऑब्जेक्ट का भी लिख सकते हो, वो भी रन कर जाएगा C++ में, और क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी लिखोगे, वो भी प्रोग्राम रन करेगा। तो अगर आप कोड बिना क्लास ऑब्जेक्ट का लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, और क्लास ऑब्जेक्ट यूज करके प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है? जैसे आप जावा पढ़ोगे, तो जावा में एक भी प्रोग्राम बिना क्लास का नहीं बनेगा। जब तक क्लास नहीं बनाओगे, उसका कोड रन करेगा ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है, और C++ को पार्शियल बोला जाता है। पार्शियल इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप क्लास ऑब्जेक्ट यूज करके भी प्रोग्राम लिख सकते हो और उसके बिना भी लिख सकते हो, इसीलिए इसको पार्शियल बोला जाता है। समझ में आया ये पॉइंट? ये क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना कि C++ इज अ हाई लेवल, कॉमा केस सेंसिटिव, कॉमा और क्या लिख सकते हैं, कॉमा कंपाइलर बेस्ड, जनरल पर्पस एंड फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? हम डिफाइन कर देंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। अगर बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि C++ को बनाए कौन है, ठीक है, कब बना था, किस लैब में बना है, ये लैब कहाँ पे अवेलेबल है, ये सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये नहीं पता होगा कि C++ लैंग्वेज कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, क्या इसका नाम शुरू से C++ है, या जिस समय फर्स्ट टाइम में ये बना होगा इसका नाम कुछ और था, बाद में C++ रखा गया, इसका एक्सटेंशन फाइल क्या है, ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? आज हम थोड़ा शॉर्ट क्लास ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट अभी तक पहुंचे नहीं है। बहुत स्टूडेंट बोले कि सर आज पानी पड़ रहा है, तो हम कल से आएंगे क्लास। तो ठीक है, तो अब इसका डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि C++ को बनाए कौन थे। तो C++ को जो बनाए थे उनका नाम क्या था, बोलिए? बजर्नी स्टोस्ट्रप। इस वर्ड को तोड़ के पढ़िएगा, ठीक है? बजर्नी स्टोस्ट्रप, ये नाम था, ठीक है? स्टोस्ट्रप, ठीक है, ये अमेरिकन नेम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने C++ को डेवलप किया। ठीक है, ये जो है एक लैब में बना था, जो लैब का नाम है एटेंटी बेल लैब, ये लैब का नाम है। एटेंटी का भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है? ए मतलब होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ये इसका फुल फॉर्म है। ये पॉइंट आया समझ? ठीक है, ये जो है 1980s में डेवलप हुआ था। ये लैंग्वेज 1980 में बना था, 1980s में, और यूएसए में इसको बनाया गया था। यूएसए मतलब समझते हो? ठीक है, वो कंट्री का नाम है यूएसए, फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इसका हिस्ट्री है, ठीक है? लिखिए लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। C++
programming language, C++ programming language was developed by Bjarne Stroustrup in 1980s 1990s लिख रहा है तो 80s 1980s at ये वाला है लिखो at NT Bell Lab at NT Bell Lab at NT Bell Lab at NT Bell Lab, comma located in USA USA। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट था। अब C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, दोनों लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल किसको बोलते हैं? जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग बिना क्लास ऑब्जेक्ट का कर लेते हैं उसको प्रोसीजरल बोलते हैं, और जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों तरीके से कोडिंग लिख सकते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट यूज करके भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और बिना क्लास ऑब्जेक्ट का भी लिख सकते हैं। समझ में? इसीलिए C++ दोनों तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ programming language supports both procedural programming and object oriented programming, procedural programming and object oriented programming, आया पॉइंट समझ में? ये दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, जब फर्स्ट बार C++ बना था तो इसका नाम C++ नहीं था, ठीक है? क्या था नाम? C with classes। फर्स्ट टाइम जब बना था तो इसका नाम था C with classes, ये C++ का नाम था, फर्स्ट नाम था C with classes। बाद में 1983 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया, क्या? C++। एक्चुअली C++ जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्लस मीन्स क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब C को ही, C पहले से था एक लैंग्वेज, ठीक, अभी भी है वो, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, उसी को एडवांस कर दिया गया और उसको बना दिया गया क्या? C++। तो C लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन है C++, ठीक है? तो इसमें आप लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखा, इसमें देखो, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि C++ का फर्स्ट नेम जो है वो है आपका C with classes। लिखो, द फर्स्ट नेम ऑफ C++। C++ प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ, हाँ, तो वहाँ C जो 1983 में C++ दिया गया, हाँ, नाम तो डेवलप तो 1983 में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मान लो कि अगर किसी का जन्म होता है, ठीक है, 1980 में, हाँ, वो जन्म तो ले लिया,
उसका नाम अभी राहुल है, 3 साल के बाद उसका नाम सुमित रख दिया जाएगा, तो आदमी वही रहेगा कि दूसरा कोई रहेगा? तो C प्लस प्लस बन चुका था ना, उसका नाम बाद में ना चेंज हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखे द फर्स्ट नेम ऑफ C प्लस प्लस, द फर्स्ट नेम ऑफ C प्लस प्लस was C with classes, but later later मतलब बाद में, ठीक है, but later comma in 1983 लिख पाते हो सब? कीबोर्ड पे लिखते, ठीक है ना? ठीक है, in 1983 comma it changed the name to C plus plus, बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? C प्लस प्लस रख दिया गया। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस प्लस जो है वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस C प्लस प्लस ब्रैकेट में लिख लो, C प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। क्लियर है? पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। देखो, C++ लैंग्वेज को बनाने के लिए 2 लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक है। 2 लैंग्वेज को मिला करके C++ बनाया गया है। 2 लैंग्वेज था, इससे पहले एक लैंग्वेज था सिमुला 67, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और एक और लैंग्वेज था C लैंग्वेज। दोनों को मिला करके बनाया गया है C++ लैंग्वेज। तो दोनों में अलग अलग गुण था, अलग अलग फीचर्स था दोनों में। हमारा सिमुला 67 में उप्स का कॉन्सेप्ट आता था। सिमुला 67 जो है उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था, इसके ऊपर कोडिंग होता था। इसमें उप्स कॉन्सेप्ट मतलब इसमें क्या यूज होता था? क्लास का और ऑब्जेक्ट, इसका यूज होता था, ठीक है। और C लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल को सपोर्ट करता था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता था। दोनों को मिला दिए तो हमारा क्या बन गया? C++ बन गया। तो बताओ C++ में दोनों का फीचर अवेलेबल रहेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी फीचर रहेगा और प्रोसीजरल का भी फीचर अवेलेबल रहेगा। किसी को डाउट? समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेराइव किया गया है। डेराइव मीन्स होता है बनाना, ठीक है। डेराइव यूज कर सकते हो या एक्सटेंड यूज कर सकते हो। समझ में? कौन सा लैंग्वेज से? सिमुला 67 से और C लैंग्वेज, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अभी इसका यूज नहीं होता है, ये लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन C लैंग्वेज आपको पढ़ना है। आप जब इंजीनियरिंग बीटेक करो या फिर BCA करो, पहले सेमेस्टर में आपका C लैंग्वेज है, ठीक है। तो C अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, C पढ़ते हैं लॉजिक के लिए, बाकी इसका कोई वैसा यूज नहीं है। समझ में? लॉजिक इनबिल्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग C लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो C में सिर्फ प्रोसीजरल का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब C में जितना भी प्रोग्राम बनेगा वो सब बिना क्लास ऑब्जेक्ट का बनेगा, उसमें क्लास ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। और सिमुला 67 में जो भी कोड बनेगा उसमें क्लास ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये हो गया प्रोसीजरल। तो दोनों के, अगर दोनों को ये सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों का गुण इसमें है। तो ये गुण आया कहां से? तो सिमुला 67 से आया और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई करता है कि C++ लैंग्वेज को किस लैंग्वेज को मिला करके बनाया गया है, तो 2 लैंग्वेज मिलाया गया है, सिमुला 67 और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
programming language was एज लिखो, वाज कुछ काट दो, एज करो, एज डेराइव्ड और एक्सटेंडेड, दोनों वर्ड में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डेराइव्ड या फिर लिख सकते हो एक्सटेंडेड भी लिख सकते हो, हाँ। extended from Simula 67 and Simula 67 and C programming language आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी का ज्यादा फीचर यूज हुआ था, ठीक है। तो सी लैंग्वेज पहले से था, तो सी बहुत फेमस लैंग्वेज था, ठीक है। तो फेमस के साथ इसका नाम जोड़ोगे ना तो लैंग्वेज ज्यादा फेमस होता है। तो प्लस प्लस इसलिए यूज किया, सी प्लस प्लस, सी तो पहले से था, उसमें प्लस प्लस लगा दिया, तो कोई भी इसका नाम सुनता था तो उसको समझ में आ जाता था कि ये लैंग्वेज सी से ही बना है, उसी का एडवांस वर्जन है। प्लस प्लस मतलब एडवांस, समझ में आया? तो इसीलिए उसका नाम ज्यादा फेमस नहीं हो पा रहा था लैंग्वेज, तो सी से ही जोड़ दिया गया और उसका नाम कर दिया गया सी प्लस प्लस, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। और नाम भी शॉर्ट हो गया। अब आप इसमें देखोगे अगला क्वेश्चन ये आता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाया क्यों गया, जब पहले से तो सी लैंग्वेज था, तो इसका क्यों ये डेवलपमेंट किया गया, इसको डेवलप करने से क्या फायदा हुआ। तो देखो, सी में क्या होता था ना, सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। तो प्रोसीजरल में डेटा सिक्योर नहीं होता है, उसमें जो भी आप एप्लीकेशन डिजाइन करोगे और जो भी डेटा रखोगे उसका यूज कोई भी कर लेगा। तो जब डेटा सिक्योर है ही नहीं तो उसका सॉफ्टवेयर चलेगा मार्केट में? नहीं ना, आप भी यूज नहीं करोगे। आप पब्लिक करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो उसी में एक ओप्स कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। ओप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि उसमें जब कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनने लगा तो डेटा को सिक्योर कर दिया गया, डेटा हमारा सुरक्षित हो गया, ठीक है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो ओप्स कॉन्सेप्ट ऐड करने के लिए यूज किया गया, और पहले से तो सी लैंग्वेज यूज हो ही रहा था, तो सी के कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसी में नया ऐड कर दिया गया। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हर मंथ में मोबाइल अपडेट का आता है ऑप्शन, तो मोबाइल अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि पुराना वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज रहता है और उसमें नया फंक्शन ऐड हो जाता है। तो सेम सी में वैसे ही किया गया। सी लैंग्वेज जैसे काम करता था, उसमें जो भी कंपोनेंट यूज हुआ था वो एज इट इज रहा, और उसमें नया फीचर ऐड कर दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में? तो इसमें आप लिखोगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed for adding features of object oriented programming without changing C components, C components में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। वो जैसे था एज इट इज रहा, और उसके
आ जाओ। उसका जो कंपोनेंट था जैसे था वैसे ही रहा, ठीक है। और वो हाँ, सी का जैसा कंपोनेंट था वैसा ही रहा, उसमें नया फीचर ऐड कर दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अगर क्वेश्चन आता है कि सी प्लस प्लस किसका एडवांस वर्जन है, तो सी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। लिख लो इसको भी, सी प्लस प्लस is an advanced version of C programming language. Advanced version of C programming language. तुम लोग भी कॉपी निकाल लो। हो गया लिखा हुआ? क्लियर है? ये लाइन आया समझ को? अब देखो, कोई भी कोडिंग करते हैं ना तो उसका एक्सटेंशन फाइल होता है। जैसे मान लो कि तुम पीडीएफ फाइल में कुछ सेव कर रहे हो, तो पीडीएफ में डॉट पीडीएफ होता है, नाम उसका कुछ भी रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन मीन्स फाइल का पहचान डॉट पीडीएफ रहेगा। आप अगर एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो तो उसका डॉट डॉक्स एक्सटेंशन फाइल होता है। अगर फोटो का एक्सटेंशन है तो डॉट जेपीजी या पीएनजी ये होता है, ठीक है। तो जितना फाइल होता है, फाइल का नाम कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन फाइल जो है वही रहेगा। उसी तरह से C++ का एक्सटेंशन फाइल होता है। C++ में जब आप कोडिंग करोगे तो उसका जितना भी फाइल आप सेव करोगे उसका एक्सटेंशन फाइल होगा .cpp। क्या होगा? .cpp। ये C++ का एक्सटेंशन फाइल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है C++। यहां से आप याद रख सकते हो, समझ में? C++ ये एक्सटेंशन फाइल, जैसे पीडीएफ का एक्सटेंशन होता है, डॉक्स का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, उसके बाद आपका इमेज का एक्सटेंशन फाइल होता है, उसी तरह से C++ का एक्सटेंशन फाइल .cpp होता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें द एक्सटेंशन फाइल ऑफ C++, द एक्सटेंशन फाइल ऑफ C++ is .cpp full stop। क्या लिख लिए? देखो, जितना पॉइंट था C++ का इंट्रोडक्शन में वो सब बता दिए। तुम लोग थोड़ा पीछे हो गए, ठीक है। ये लोग से लिख लेना, पॉइंट वाइज लिखा हुआ, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। C++ में क्या था? पहला पॉइंट बताया कि C++ हाई लेवल, केस सेंसिटिव, कंपाइलर बेस्ड, जनरल पर्पस और फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सबका मतलब कल बताया था, ठीक है। आज आपको बताया कि C++ को बनाए कौन थे, तो बजर्नी स्टोस्ट्रफ ने बनाया था और 1980s में डेवलप हुआ था। एक लैब में बनाया गया था जिस लैब का नाम है एटेंड टी बेल लैब। समझ में आया? और इसका नाम पहले में C++ नहीं था, बाद में इसका नाम C++ रखा गया। फर्स्ट नेम जो था C++ का वो था C विथ क्लासेस, और बाद में 1983 में उसका नाम को चेंज करके क्या रख दिया गया? C++ नाम रख दिया गया। समझ में आया? C++ लैंग्वेज दो लैंग्वेज को मिला करके बनाया गया है, सिमुला 67 और C लैंग्वेज, ये दोनों को मिला करके हमारा C++ लैंग्वेज बना है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि किसका एडवांस वर्जन है, तो C का एडवांस वर्जन है, ठीक है। C++ क्यों बनाया गया? तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को, फीचर मींस गुण, उसके गुण को ऐड करने के लिए C++ बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि C++ का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, तो .cpp होता है। आगे समझ में क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देना फीचर्स ऑफ C++। फीचर्स ऑफ C++। फीचर्स ऑफ C++। जी, अब बताओ आप लोग फीचर्स कुछ बता सकते हो C++ में? पहला तो ये है कि ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बहुत आसान है। तो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल, ठीक है। फर्स्ट सिंपल है। दूसरा पॉइंट है ना, सिक्योर है,
सिक्योर भी है लेकिन उतना सिक्योर नहीं है जितना होना चाहिए, समझ में आया? तो हाँ, फ्री फॉर्म है, ये भी उसका फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद और बताओ, रिच लाइब्रेरी है, बहुत सारा फंक्शन पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मीन्स जो डेटा को हाइड करता है और यूजर को वही डेटा शो करता है जो यूजर के लिए यूजफुल है, समझ में आया? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा को भी ये सपोर्ट करता है। बताएंगे, एक टॉपिक पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट, और बड़ा टॉपिक है, उसमें कोडिंग भी बताएंगे हम, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट भी है, और बताइए। और रिकर्जन होता है, मतलब रिकर्जन में क्या होता है कि एक ही बार एक अपने आप को जो कॉल करता है उसको रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको भी ये सपोर्ट करता है। पॉइंटर को सपोर्ट करता है, पॉइंटर जिसके थ्रू हम लोग एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, और एड्रेस होल्ड करेंगे तो उसके मेमोरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है इसमें। तो 2-4 पॉइंट लिख लो, बाकी आप लोग उसको देख लेना, समझ में आया? ठीक है, तो लिखिए, फीचर्स में लिखो। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल। सिंपल, सिंपल वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? इसमें कोडिंग बहुत इजी होता है, ठीक है। जो बिगिनर है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है कोडिंग, वो भी स्टार्टिंग में C++ पढ़ सकता है और सीख सकता है, इसीलिए इसको सिंपल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाँ सिर्फ सिंपल। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हो जाएगा आपका फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म। पॉइंट नंबर 3, रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी, RICH, रिच, रिच लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फॉर्म लिखवा दे। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, पॉइंटर उसी में, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्सन, रिकर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्सन, रिकर्सन। पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर, पॉइंटर। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एटसेट्रा, इट इज कर दो। हाँ, ये इसका फीचर्स है, ठीक है। क्या है? फीचर्स है। पॉइंट आया समझ में? अब देखो, सिंपल में क्या लिखोगे आप? C++ इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म मतलब ओपन सोर्स होता है, इसका सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? रिच लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन है, ये पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी पढ़ाना है। तो जितना इसमें फीचर्स लिखवाए हैं सब हम लोग आगे 1 by 1 डिस्कस करेंगे, समझ में आया? मतलब जैसे जैसे पॉइंट आते जाएगा बताते जाएंगे, लेकिन ये फीचर्स है, 4-5 फीचर्स आप बता सकते हो, ठीक, समझो। कल के क्लास में, कल क्लास रहेगा, ठीक है। तो कल छोड़ देते हैं क्लास, मंडे को रखते हैं। मंडे को क्लास में आप लोग को बताएंगे C/OT सीन कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड बताएंगे। देखो अभी क्या है ना, अभी प्रॉब्लम क्या है ये बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग का ग्रुप नहीं बना है, जब ग्रुप बन जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल क्लास रखेंगे तो बहुत लोग फिर नहीं आएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा बारिश हुआ तो देख लो कितने लोग एब्सेंट हैं, कल कितने लोग, ठीक है। तो कल छोड़ देते हैं, मंडे को क्लास रहेगा, 2-4 दिन डिस्टर्ब होगा, उसके बाद हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में सारे इंफॉर्मेशन जाते रहेंगे, ठीक है, ठीक।